मैं नितेश मेहरा आज आपके सामने लेके जाने वाला हूं इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने अगर कर लिए तो गारंटेड आपके 15 मार्क्स पक्के पक्के हैं। मैं नहीं मानता। और हाँ, एंड तक इस वीडियो में बने रहना बिकॉज लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे बोनस पॉइंट्स देने वाला हूं जो आपके मार्क्स 15 नहीं 15 से 20 लेके चले जाएंगे। ओह गॉड, एक बार दिला दे। आइए देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी। ये मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपको देखने वाला है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। इसके अंदर में सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका एमपी जब इंक्रीज कर रहा है, आप देख रहे हैं एमपी यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है, कौन से पॉइंट इंक्रीज कर रहा है? ए पॉइंट तक। तो ओरिजिन से ए जब आपका एमपी इंक्रीज करेगा तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो टीपी है, टीपी इज इंक्रीजिंग कौन से रेट से? एट एन इंक्रीजिंग रेट। देन जब एमपी फॉल करता है, अच्छा फॉल तो कर रहा है पर ध्यान रखना मेरी तरह पॉजिटिव रहेगा। तो जब एमपी फॉल कर रहा है और पॉजिटिव है तो टीपी राइज तो करेगा, पर कैसे रेट से? एट अ डिमिनिशिंग रेट, राइट। देन बी पॉइंट पे जब एमपी 0 हो गया, जो मैंने आपको होने नहीं देना, एमपी अगर 0 हो गया तो घबराने का नहीं। कहां टीपी को हमने लेके चले जाना है? यहां पे सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। ओके, फिर जब एमपी गिरते 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 नेगेटिव पॉइंट पे पहुंचता है, बस बेटा जिंदगी में यही नहीं पहुंचना, फाइनली टीपी क्या करने लग जाता है? टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, राइट। इस पहली फेज के अंदर में जहां हमारा एमपी इंक्रीज कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड फेज जहां एमपी फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंड फेज को फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और फाइनली जब एमपी नेगेटिव हो रहे हैं, इस तीसरी फेज को क्या बोला जाता है? फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं इस पॉइंट पे। प्रोड्यूसर कौन से फेज पे प्रोड्यूस करना चाहेगा? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आशुत जी ने। ये पूछ रहे हैं कि प्रोड्यूसर तीनों में से कौन से फेज पे रहना पसंद करेगा। देखिए, रहने का मतलब है रुकना है, ऑपरेट करना है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग सोच रहे हैं कि प्रोड्यूसर पहले फेज पे जाएगा क्योंकि यहाँ सारी चीजें बढ़ रही हैं। जब चीजें बढ़ रही होती है, हम में से कोई रुकना पसंद नहीं करता, हम आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तो हम फर्स्ट फेज से और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। अल्टीमेटली हम जाके रुकेंगे कहाँ पे? हम जाके रुकेंगे इस फेज के ऊपर जहाँ पे हमारा टीपी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो जब ये टीपी मैक्सिमम होगा, दिस इज सेकंड फेज। इस सेकंड फेज पे प्रोड्यूसर क्या होगा? वो ऑपरेट करना पसंद करेगा, राइट। और कोई क्वेश्चन आपका पूछेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ओके, यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़ी हमने देखा एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां पे हमारा कर्वेचर ग्राफ का चेंज हो रहा होता है। हमारा कर्वेचर ग्राफ का देखिएगा कहाँ चेंज हो रहा है। इनिशियली आप नोटिस करेंगे हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद टीपी ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये वो पॉइंट जहां पे फेज चेंज हो रहा है, फर्स्ट फेज से हम सेकंड फेज की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, और कोई डाउट इस पूरे की पूरी डायग्राम में आप लोगों का? ओके, अबे नेक्स्ट
नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है वो हमारा रिलेशनशिप बता रहा है एमपी का और एपी का। मैं आपको बता दूं, या एमपी एम से एमपी नहीं है, एम से है मैग्नेट। और आप जानते हैं मैग्नेट किसी भी चीज को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तक एवरेज को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। मतलब जब ये एमपी यानी ग्रीन वाला कर्व एपी से ऊपर है तो एपी को क्या करता है, ऊपर 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 खींचता है, आजा 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 आजा। तो जब तक एमपी इज अबव एपी, जब तक एमपी इज अबव एपी, ऐसे केस में हमारा एपी क्या करता है, एपी राइज करता है। कब तक राइज करेगा, टिल दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या एमपी है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन आपको दिखा दूं, इस पॉइंट तक ये राइज करेगा। ए पॉइंट तक एमपी एपी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे पहले। देन ए पॉइंट के बाद जब एमपी इज बिलो एपी, जानते हैं ना, आप पहचानते हैं आपके कुछ अच्छे वाले दोस्त जो आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको फोन करके ये सब दोगलापन है। पागल है, पढ़ाई करें, चल घूमने चलते हैं। तो जैसे ही एमपी एपी से नीचे गया, आजा 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 नीचे आजा, तो एमपी एपी को क्या करता है, नीचे गिरा लेता है आफ्टर पॉइंट ए। तो एपी क्या करने लगता है, फॉल करने लगता है। और ये मैग्नेट, जब ये मैग्नेट मेरे जैसा हो जाता है, यानी एमपी और एपी जब इक्वल आ जाते हैं, यानी एट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे एपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है जहां आपको पहुंचना है। सो व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, देन एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अब यही आप जानते हैं अक्सर रिलेशनशिप्स में ऐसे मोड आ जाते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, हमारे हाथों से चीजें निकल रही होती हैं। ऐसा ही इस रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड आने वाला है जहां एमपी एपी के बीच में कुछ चीजें अटपटी हो जाएंगी। कैसे अटपटी हो जाएंगी, कैसे आपके लिए खास बनेंगे, आप देखिएगा। ये जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है जहां एमपी मैक्सिमम है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं एमपी का मैक्सिमम पॉइंट एपी से पहले आता है। और ये एमपी एक पॉइंट पे, यहां आप देखिएगा इधर में एमपी गिरने लग जाता है, पर एपी कंटिन्यूज टू राइज। यहाँ टू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब एमपी फॉल कर रहा हो तो एपी राइज करेगा? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एमपी एक सिंगल यूनिट से इफेक्टेड होता है। और जब एमपी एक पॉइंट पर फॉल करने लग जाता है, बट एपी कंटिन्यूज टू राइज। आइए अब देखते हैं कॉस्ट कर्व्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला सेशन। अच्छा, मैं जब ये वीडियो बना रहा था, मेरे को अचानक में माइंड में आया, बच्चे एक स्पेशल मिस्टेक्स इन डायग्राम में करते हैं। बताओ ना, जल्दी जल्दी बताओ ना भाई, नहीं व्यूज बढ़ाने हैं। एंड तक रखूंगा आपको, सबसे लास्ट में बताऊंगा तुम्हें, पूरी एंड तक देखना, खासियत बतानी मैंने एंड में। अब बताओ ना। आइए देखते हैं ये कर्व्स कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय जो आपको कर्व इस समय नजर आ रहे हैं, ये कर्व है TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व्स। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है। जैसा हम सब लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ कोविड टाइम के ऊपर में। कोविड टाइम पे हम लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे अपने बिजनेस के एरिया से, पर हमारे मकान मालिक ने हमें छोड़ा नहीं, हमारे से तब भी रेंट लेते रहे। सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ने आता था, तब भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन हमारे सर पे पड़ा हुआ था, जो कि क्या था, रेंट ऑफ दैट बिल्डिंग। जो आउटपुट में कुछ भी चेंज आए उस पे कोई फर्क नहीं रहता, इट रिमेन्स द सेम। दैट्स व्हाई जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है, ये कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? इज इट ओके? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं फोटोकॉपी की कॉस्ट, इतने हम आपको नोट्स देते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं लगता, इतना खर्चा लगता है, मैं क्या बताऊं। तो जैसे जैसे हम लोग फोटोकॉपीज करवाते जाते हैं, शुरू में ना आपको पता होगा कम फोटोकॉपी करवाएंगे तो खर्चा भी हमारा क्या होगा, ज्यादा ही लगेगा। खैर, पर लेकिन हमारी जो कॉस्ट है ये आउटपुट के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे एक बच्चा आया तो एक फोटोकॉपी नोट का खर्चा, 2 आया तो 2 के खर्चे, आप जैसे 200-500 बच्चे 200-500 के खर्चे,
वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ये बढ़ती जाती है, 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 राइट। इसका जो कर्व होता है इसको हम लोग ना सांप शेप का भी कहते हैं, इन्वर्टेड एस होता है, उल्टा एस बनता है, यहाँ पे स्नेक शेप टाइप में बनता है। तो दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, एक बहुत खास चीज ध्यान देने की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? जब कोई बच्चा ही नहीं आ रहा, मेरा फोटोकॉपी का खर्चा ही क्यों होगा? तो जब जीरो आउटपुट बनता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो होती है। बट फिक्स कॉस्ट को बच्चा आए ना आए वो तो मुझे देनी पड़ेगी। देन हमारा लास्ट कर्व है टोटल कॉस्ट का कर्व। यू नो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए पहली बात, ये जो टोटल कॉस्ट और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, ये दोनों आपस में क्या बनते हैं? पैरेलल बनते हैं। पैरेलल क्यों बनते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो एक फिक्स्ड गैप है, जो कि किस चीज का है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो गैप बनता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसलिए दोनों के दोनों क्या बनते हैं? पैरेलल बनते हैं। दूसरी बात, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आप जानते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल आने वाली है? टोटल कॉस्ट आने वाली है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आएगी तो जो इनिशियल पॉइंट है टोटल कॉस्ट कर्व का वो सेम बनेगा जहां से हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मूव कर रहा था। आप देख सकते हैं इसको ध्यान से, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन लास्टली आप कह रहे हैं सर ये जो शेप है वेरिएबल कॉस्ट की और कॉस्ट कर्व की बिल्कुल सेम सी बनी जा रही है, तो क्या इन दोनों की शेप सेम रहेगी? जी हाँ, ये शेप बिल्कुल सेम रहेगी, बिकॉज टोटल कॉस्ट में जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या है? वो सेम टू सेम है, राइट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट जो ग्राफ है बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इसको ये है AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ग्राफ। अच्छा सर, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है तो बता दो। मैं आपको बता दूं, जहां एवरेज आता है ना, मैं आपको बता दूं वहां डिवाइड बाय क्या हो जाता है? यूनिट्स हो जाता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में यूनिट्स। आप जानते हैं आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ये हमेशा क्या रहती है? सेम टू सेम रहती है। कैसे रहती है? सेम रहती है। अगर न्यूमरेटर हमारा सेम है और डिनोमिनेटर बढ़ी जा रहा है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर बढ़ी जा रहा है, तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी? गिरती रहेगी, डिक्रीज करती रहेगी। इसलिए जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है कंटिन्यूअसली गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, बट ये कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना ही वाई एक्सिस को कट करेगा। क्यों? ये बहुत ही गिरा हुआ कर्व है। क्या है? बहुत ही गिरा हुआ कर्व है। और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? हम इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, मेरे पीछे सुन के आप भी हाइपर हो रहे होंगे, तो बेटा कौन बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? इज इट ओके? ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले ग्राफ पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा ग्राफ कौन सा है? नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अच्छा जल्दी से बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इसके नीचे क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? बहुत बढ़िया, यूनिट्स आने वाले हैं। क्या बात है, छा गए हो आप लोग। बहुत अच्छी जगह की वीडियोस देख रहे हो आप। ऊपर क्या आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। और मैं आपको बता दूं इसका जो कर्व होता है ये कैसा बनता है? यू शेप बनता है, बिल्कुल आपके जैसा यू शेप बनता है। थोड़ा कम खाया करो, दिल से बुरा लगता है भाई। एवरेज कॉस्ट कर्व, इसका फॉर्मूला बताइए जल्दी से। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में अगेन क्या आने वाला है? यूनिट्स। आ गए आप लोग तो। और ऊपर क्या आने वाला है? अच्छा, इसकी शेप भी कैसी है? आपके जैसी है, यानी ये क्या हो गई? यू शेप हो गई, राइट? इज इज ओके? अच्छा एक बात बताओ, ये सारी यू शेप कर्व है? हाँ देखो भी एक और ऐसा यू शेप कर्व आने वाला है, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट है MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में भी क्या नीचे यूनिट्स आता है? नहीं। जहां जहां मार्जिनल वर्ड आता है मेरे बच्चों, जहां जहां
मार्जिनल वर्ड आता है वहां क्या आता है, एडिशनल आता है। यानी कॉस्ट में कितना एडिशन हो रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मार्जिनल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, यूनिट्स 1 2 3 है, हमारी कॉस्ट है 10 18 24, तो मार्जिनल कॉस्ट एज्यूमिंग की कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, पहला कितना आएगा 10 देन 8 देन 6। मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी सेकंड यूनिट पे 18 माइनस 10, मार्जिनल कॉस्ट सेकंड यूनिट पे कितनी है, टोटल कॉस्ट एट सेकंड माइनस टोटल कॉस्ट एट 1, यानी मार्जिनल कॉस्ट एट n कितना है, टोटल कॉस्ट एट n माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1। पूछेगा जीवांजी क्या पूछना चाह रहे हैं सर? एमसी जो आपने सेकंड निकाले मैं रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, एमसी जो हमने सेकंड पॉइंट पे हमने निकाला है वो हमने निकाला है 18 माइनस 10 करके, यानी सेकंड लेवल में जो टोटल कॉस्ट है उसमें फर्स्ट वाला हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर 24 माइनस 18 हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया, ओके। देन जो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये भी आप देखेंगे ये भी आंकड़े के जैसा है, यू शेप है। पर क्या ये यू शेप किसी पर्टिकुलर सिंबल से, क्या किसी पर्टिकुलर ब्रांड से सिग्निफाई कर रहा है क्या? नाइकी। नाइकी परफेक्ट है, जस्ट डू इट। ठीक है, तो ये यू शेप कर्व है, आप इसको देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये कैसे बन रहा है। मतलब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारे सबसे खास सारे रिलेशनशिप्स, आप जानते हैं आपकी एज में आके रिलेशनशिप्स के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है, आप बहुत अच्छे से रिलेशन निभाते रहते हैं। ऐसे कोई रिलेशन हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ये मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको बताया जहां जहां मार्जिनल है, ये मार्जिनल नहीं है, एमसी ये है मैग्नेट, ये सबको अपनी ओर खींचता है, राइट। तो देखो जब ये मार्जिनल कॉस्ट यानी जो व्हाइट वाला कर्व है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से कम है, जब ये हमारा एमसी कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है, नीचे आ जा, मैं भी नीचे हूं, तू भी मेरे साथ नीचे आ, हम दोनों नीचे गिरेंगे। ये आपके वो दोस्त हैं, मैंने बताया था ना, फोन करके हाँ चल घूमने चले, ठीक है, ओके। देन इसके बाद में जब ये एमसी यानी ये मैग्नेट जब मेरे जैसा हो जाता है, अब देख रहे हैं इस ए पॉइंट के बाद ये मेरे जैसा हो गया, एमसी ऊपर जा रहा है, बेटा बस अब तू बाहर निकल अपनी इस बुरी दुनिया से, आगे बढ़, ऊपर बढ़। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अब जब ये MC ABC से बड़ा होता है तो ABC क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। और पहले आप अपने दोस्त को समझ गए ना, ABC क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था। फाइनली जब ये MC ABC को कट करते हैं यानी कि इस A पॉइंट के ऊपर, यानी MC गेट्स इक्वल टू ABC, देन दिस ABC इज मिनिमम एंड कांस्टेंट, राइट। सर एक चीज बताना हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, हमें ना ये नहीं पता लगता कि कब मिनिमम आने वाला है कब मैक्सिमम आने वाला है। अगेन इसकी पहचान भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बने रहना, मेरे को व्यूज बढ़ाने हैं, अभी नहीं बताने वाले मैं आपको। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। कोई बात पूछेगा, इसका रिलेशनशिप एमसी और एसी की तरह सिमिलर क्यों है? बिल्कुल क्यों है, क्योंकि वैसे मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला हूं, बेटर रहेगा 2 मिनट वेट करो, एंड में उसको बताता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इनके रिलेशनशिप में भी ना एक बहुत खास पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखना MC का जो मिनिमम पॉइंट है ये है MC का मिनिमम पॉइंट। इनके इस प्यार भरे इस रिलेशनशिप के अंदर में आप देखिएगा MC तो राइज करने लग जाता है, पर ABC क्या करता रहता है, वो गिरता रहता है। तो अगेन आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या ऐसा कभी होता है कि MC राइज कर रहा हो बट ABC फॉल कर रहा हो? बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट से इफेक्ट होती है। तो एक पॉइंट आएगा जब मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा होता है, वो राइज कर रहा होता है बट ABC कंटिन्यूज टू फॉल। आपको एक बात बता दूं, जैसा रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ था, अभी पूछा अभी हमारे से भाविका जी ने कि सर क्या ऐसे रिलेशनशिप सेम एवरेज कॉस्ट के साथ भी होता है? बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में जो भी बदलाव आता है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है, फिक्स कॉस्ट का तो कोई रोल नहीं रहता है। इसलिए जो
जो रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ था, वही रिलेशनशिप क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट के साथ होगा। यानी अगेन इस ए पॉइंट से पहले जब MC AC से नीचे है तो वो AC को क्या करता है, मैं नीचे हूं मेरे दोस्त, मैग्नेट में तू आ जा, मेरे साथ नीचे आ जा, थोड़ा और नीचे और नीचे। तो ये AC को भी क्या करता है, नीचे गिराता है। कब, बिफोर पॉइंट A। इसके बाद आफ्टर पॉइंट A में क्या होता है, आफ्टर पॉइंट A में MC मेरे जैसा हो जाता है, मैं ऊपर जा रहा हूं, तू भी ऊपर आ जा, आगे बढ़े, टॉप लेवल पे पहुंचेंगे। यानी आफ्टर पॉइंट A क्या है, जब MC AC से बड़ा है तो AC क्या करता है, राइज करता है। और एट ए पॉइंट जब MC AC के इक्वल है तो AC इज मिनिमम एंड कांस्टेंट। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर क्या जो रिलेशनशिप थोड़ी देर पहले आपने MC ABC का वो जो रिलेशनशिप एक बदलाव सा आया था, क्या वही बदलाव MC AC में भी आता है? बिल्कुल आता है प्रिय बच्चों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम है। MC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है और यहाँ MC एक पॉइंट पे राइज करने लग जाता है, बट AC कंटिन्यूज टू फॉल। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्कूल की मैडम के लिए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट में क्वेश्चन यहीं से ही डालना है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इट इज खास इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले रिलेशनशिप की तरफ। हाँ, ये क्या है, ये AC और ABC का रिलेशनशिप है और ये दोनों यू शेप बन रहे हैं। ये एक दूसरे के आप देखेंगे ना, बहुत 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 करीब आते जा रहे हैं। तो क्या कभी इनका मिलन हो पाएगा? क्या कभी ये मिल पाएंगे? नहीं 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 नहीं। ये बी प्राक के गाने बहुत सारे सुनते हैं, इसलिए इनका मिलन कभी नहीं हो पाता। इनकी कहानी हमेशा अधूरी ही रह जाएगी। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे आपस में? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, इनके जो बीच का गैप है AC और ABC का, वो होता है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। देखो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व याद होगा, गिरा हुआ कर्व था, याद आया आपको? एक गिरा हुआ कर्व था। इस AFC की वैल्यू कम होती जाती है, दिख रही होगी आपको, कम होती जा रही है और कम होती जा रही है, पर ये AFC गिरते गिरते भी कभी भी जीरो नहीं होता और ये कभी भी आपस में मैच नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग ना ये जो MC AC ABC का कर्व हम लोगों ने साथ में पढ़ा है, मैं जान के आपको दिखा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप खुद एक बार मेरी वीडियो को रोक के खुद लिखें और चेक करें मैंने आपको जो सिखाया था कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। देखिएगा यहाँ पे जो MC का AC ABC के साथ रिलेशनशिप है, आप नोटिस करिएगा ये वाला जो पॉइंट है ये किसका मिनिमम पॉइंट है? ये MC का मिनिमम नहीं, सॉरी ये ABC का मिनिमम पॉइंट है। इससे पहले ABC जब MC ABC से नीचे है, जब MC ABC से नीचे, ABC को क्या कर रहा है? नीचे गिरा रहा है। इस पॉइंट के बाद जब MC ABC से ऊपर जाता है, ABC को क्या कर रहा है? ऊपर लेके जा रहा है। और जब ये MC AC कट करते हैं आपस में एक दूसरे को, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC। सिमिलरली आप देखेंगे जब MC AC को कट करता है तो ये किसका मिनिमम पॉइंट है? ये मिनिमम पॉइंट है AC का। इससे पहले जब ये येलो वाला कर्व MC वाला कर्व AC वाले कर्व से नीचे था, तो यार दिमाग आती सर आप लिख लीजिएगा ये A पॉइंट क्या है, मैं आपको बता दूं ये A पॉइंट है मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व, सॉरी मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व, आई एम सॉरी। और B पॉइंट क्या है? B पॉइंट है मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व। हमने आपको पहले भी बताया था जैसा रिलेशनशिप MC का ABC के साथ है वैसा ही रिलेशनशिप MC का AC के साथ है। इस ग्राफ को बनाते हुए भी अगेन आपने इस चीज को खास ध्यान देना है, जो गैप है AC और ABC का, आप देखिएगा ये गैप, हमारी अधूरी कहानी, तो ये जो गैप है आप नोटिस कर सकते हैं, गैप
गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पर इनका ये प्यार, इनका जो भी ये गैप है ये कभी कम नहीं होगा, आपस में इनकी मुलाकात कभी भी नहीं हो पाएगी। राइट, इज इट ओके? आई थिंक ये लग रहा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे मूव करिए, कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं बोलिएगा। मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी कहां होगा? हाँ, मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी जो होगा ना वो दोनों से पहले आएगा, ध्यान रखिएगा। मैं इसको सी मार्क कर देता हूँ। ये है मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी कर्व। हर मार्जिनल कॉस्ट का ना मिनिमम पॉइंट हमेशा पहले आता है, बिकॉज ये सिंगल यूनिट से इफेक्ट होता है और वो एवरेजेस है वो सारी यूनिट से इफेक्ट होती है, इसलिए उनके मिनिमम पॉइंट को आने में समय ज्यादा लगता है। ये खास रिलेशनशिप है एमसी का टोटल कॉस्ट के साथ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत इन है वाला रिलेशनशिप, बहुत पूछा जाता है। अगर मैं आपको बता दूं, जैसा एमसी का टीसी के साथ रिलेशन होगा वैसे ही एमसी का किसका रिलेशन होगा? टीवीसी के साथ। तो इनिशियली जब एमसी फॉल करता है तो टीसी राइज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट। देन इस ए पॉइंट पे जब एमसी मिनिमम एंड कांस्टेंट है, एमसी क्या है? मिनिमम है एंड कांस्टेंट है, तो इसमें टीसी राइज तो करेगा पर एक कांस्टेंट रेट से ही राइज करेगा। फिर फाइनली जब एमसी राइज करने लग जाता है, यानी एमसी इंक्रीज करता है, तो क्या होगा टीसी के अंदर में? टीसी विल राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, सी होता क्या है, इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो चेंज इन टोटल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट अगर चेंज इन टोटल कॉस्ट है, तो अगर मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है पर पॉजिटिव है, तो टोटल कॉस्ट का जो चेंज है वो भी क्या कर रहा है? वो फॉल कर रहा है। इसलिए टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है एक डिमिनिशिंग रेट से। फिर मार्जिनल कॉस्ट अगर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा वो कैसे इंक्रीज करेगा? एट अ कांस्टेंट रेट। देन जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा, तो जो टोटल कॉस्ट का चेंज है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। इट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जैसे अभी तक आप लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट के सारे ग्राफ देखे, बिल्कुल सेम तरीके से रेवेन्यू की जनरल ग्राफ्स हैं, जिसके अंदर जब रिलेशनशिप की बात करी जाती है मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। सर ये सेम कर्व हमने प्रोडक्शन में पढ़ा है, सेम आप हमें रेवेन्यू में दिखा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं जनरल रिलेशन रेवेन्यू में, यानी टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का बिल्कुल सेम है जो मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का है। इनफैक्ट जो रिलेशनशिप आपने मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का पढ़ा था ना, सेम रिलेशनशिप मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का है। सर आप तो कमाल के हो सर, आपने तो हमारे दो ग्राफ कम कर दिए, बिल्कुल सेम है। हाँ भाई देखो ना ध्यान से यार, अगर एमआर इंक्रीज करेगा तो टीआर इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर जब एमआर फॉल करेगा तो टीआर इंक्रीज करेगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। अच्छा एमआर 0 तो टीआर मैक्सिमम, और जब एमआर नेगेटिव देन टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये जनरल रिलेशनशिप है एमआर टीआर का, जो बिल्कुल सेम रहते हैं, किसी मार्केट में नहीं है, जनरल है। सेम रिलेशनशिप है एमआर का और एआर का। क्या है? जब एमआर एआर से ऊपर जाता है तो एआर तो भी ऊपर आ जा। तो एमआर राइज करता है, एआर भी क्या करता है? राइज कर जाता है। फिर जब एमआर एआर से नीचे जाता है तो एआर तू भी नीचे आ जा हमारे से, चल दोस्त चलते हैं हम लोग। तो एमआर फॉल करता है, एआर भी क्या करता है? फॉल करता है। जब एमआर एआर को कट करता है तो ये एआर का क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट होता है। और सेम एक ऐसा मोड़ आता है इनके रिलेशनशिप में, जब एमआर तो गिरने लग जाता है पर एआर कंटिन्यूज टू राइज। आइए देखते हैं हम लोग कुछ स्पेशल रेवेन्यू के कर्व्स
कुछ स्पेशल मार्केट फॉर्म्स के अंदर में, ये भी कई स्कूल वालों में ये कोर्स में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन में MR AR कर्व कैसा होता है। आप जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी गुड्स हैं दे आर सोल्ड एट द सेम लेवल ऑफ प्राइसेस। तो सारे के सारे यूनिट्स अगर सेम प्राइस पे सेल होंगे तो उसका जो प्राइस है और जो एडिशनल रेवेन्यू है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू दैट विल रिमेन द सेम। ऐसे कर्व में, ऐसे केस के अंदर में ये जो कर्व होता है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा ये जो AR कर्व होता है यही डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म होता है। AR कर्व इज डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। तो ऐसे में कभी अगर क्वेश्चन आ जाए परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसलिए इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, राइट। अगर MR सेम है यानी हर बार ही टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन हो रहा है वो सेम हो रहा है, ऐसे केस में जो हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज बीइंग की MR कांस्टेंट है इसलिए टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज at a constant rate, same rate से बढ़ेगा, इसलिए it becomes a straight line passing through the origin। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहुंचे तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में MR और AR मतलब ज्यादा यूनिट्स को बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। प्राइस कम करेंगे तभी ज्यादा यूनिट्स बिकेंगी, जिसकी वजह से हमारा एवरेज रेवेन्यू भी फॉल करता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या करता है, फॉल करता है। बट मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा क्विकली, ज्यादा जल्दी फॉल करता है। ये आपको इस ग्राफ नजर आ रहा होगा, ज्यादा तेजी से गिर रहा है और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। इस MR के इस डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से MR और TR का एक स्पेशल रिलेशनशिप बनता है। वो क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप है जब MR फॉल करता है और पॉजिटिव होता है तो TR राइज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट। देन MR जब जीरो है तो TR क्या है, मैक्सिमम है। फाइनली जब MR नेगेटिव हो जाता है तो TR स्टार्ट्स फॉलिंग। मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को सारे के सारे ग्राफ्स एक साथ में बता दिए हैं। अब मैं आपको बता दूं वो खास टाइम आ गया जिसका आप लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो 25-30 मिनट खत्म हो गए हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके वो नंबर जो हर बच्चे के कट जाते हैं मैं कैसे बचाने वाला हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो जब भी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ तो मेरी वीडियो से बहुत प्यारे बनाते हैं लेकिन ग्राफ में लेबलिंग क्या करनी है उनको पता ही नहीं होता। तो ये अब मैं आपको जो बताऊंगा बहुत बहुत खास है, ध्यान से याद रखना ताकि आपके नंबर फुल आ जाए। ऐसे केस में जब आप प्रोडक्शन के ग्राफ बना रहे होंगे, याद रखिएगा प्रोडक्शन के ग्राफ में एक्स एक्सिस में हर एक चीज में वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, सबसे खास है। इनफैक्ट प्रोडक्शन की हर डेफिनेशन में वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं। ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस है वेरिएबल फैक्टर। अगर आप ग्राफ टीपी का बना रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप क्या करेंगे, टीपी दिखा देंगे। एपी बना रहे हैं, एपी दिखा देंगे। एमपी बना रहे हैं, एमपी दिखा देंगे। बढ़िया। ऐसे ही जब आप कॉस्ट के कर्व बना रहे हैं, कॉस्ट के कर्व बनाते हुए सारी कॉस्ट डिपेंड करती है आपने प्रोडक्शन कितनी करी। तो यहाँ पे सारे के सारे एक्स एक्सिस पे आएगा यूनिट्स प्रोड्यूस, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट की डेफिनेशन डिपेंड करती है आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें। ऐसे में आप कॉस्ट में अगर यहाँ एमसी दिखा दें तो आप लिख दीजिएगा एमसी, एसी दिखा दें लिख दीजिएगा एसी, एबीसी दिखा दें लिख दीजिएगा एबीसी, लेकिन एक्स एक्सिस सेम रहेगा यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस। ऐसे ही लास्टली जब आप रेवेन्यू का कर्व बना रहे हैं, रेवेन्यू में सारी चीजें डिपेंड करती है आपने कितनी यूनिट्स बेची। तो रेवेन्यू के हर कर्व में भूलना नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट्स सोल्ड।
एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम, वाई एक्सिस में आप टीआर कर्व बना रहे हैं, टीआर दिखाइएगा, एआर बना रहे हैं, एआर, एमआर बना रहे हैं, एमआर, तो रहेगा यूनिट सोल्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलना इनफैक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी प्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक्स एक्सिस में क्या आने वाला है, बहुत बढ़िया, एक्स एक्सिस पे आने वाला है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। कॉस्ट वाले कर्व्स में क्या आने वाला है, सारे कॉस्ट वाले कर्व्स में आने वाले हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और रेवेन्यू वाले में क्या आने वाला है, यूनिट्स सोल्ड। तब टाइम आ गया है सेकंड बोनस पॉइंट का। सेकंड बोनस पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें ग्राफ याद कैसे रखने हैं, क्योंकि सर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोडक्शन का कर्व कैसे बनेगा, किस में मैक्सिमम है किस में मिनिमम है, सर समझ नहीं आता। कोई सर ऐसा जादुई पॉइंट बता दो जिससे हमें कर्व्स हमेशा याद रहें। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मुझे एक बात बताओ, जिंदगी में आप क्या चाहते हो, पैसा। आपकी कॉस्ट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो? मैक्सिमम। ओके, कॉस्ट आप चाहते हैं कॉस्ट आपकी हो मिनिमम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर एक बंदा लाइफ में चाहता है कॉस्ट मिनिमम हो, गुड, शाबाश, कमाई यहीं से होगी भैया, खर्चा कम करके तभी तो कमाई होंगी। अच्छा, और मुझे बताओ प्रोडक्शन और रेवेन्यू क्या चाहते हो आप लोग? मैक्सिमम। क्या बात है, चाहते हैं प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और जो पैसा बरसे, रेवेन्यू करोड़ों ही करोड़ों मैक्सिमम हो। अब किसी भी चीज को अगर मैक्सिमम बनाना है तो उसको ऊपर लेके जाना होगा, नीचे लेके जाना होगा, ऊपर। ऊपर, यानी अगर मैक्सिमम बनाना है तो आपको ऊपर लेके जाना है, यानी कर्व कैसे बनेगा, उल्टा यू बनेगा, राइट। और कॉस्ट को अगर मिनिमम लेके जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा, नीचे लेके जाना पड़ेगा, यानी कॉस्ट के सारे कर्व्स कैसे बनेंगे, यू शेप बनेंगे। अगर आप इस पहचान को याद रख लें तो 99% कर्व्स आपके सुपर्ब होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत 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 पसंद आई होगी, और मेरी ये एडवाइस याद रखना, आपने लाइफ में मार्जिनल बनना है, एवरेज नहीं बनना। और जैसे कि हमने बताया अपने दोस्तों को, अगर आप टॉप लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी एक और स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ नेक्स्ट में, जब आपके 5 से 10 नंबर और बढ़ जाएंगे, माइक्रो के पूरे नंबर लेके आना मेरी जिम्मेदारी है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक रिवीजन कोर्स बनाया हुआ है, जिसको अगर आप फ्री में सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो इस नीचे वाले लिंक को क्लिक करिएगा, वो आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और प्लीज मेरी बात ध्यान रखना, आप लोगों को पता है वैलेंटाइन डे आने वाला है, अकेले नहीं घूमना, तो बेटा ये शेयर करते रहना।